हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1759 से लेकर 1760 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट। रोहित का ऑफिस। रोहित आज जल्दी उठ गया था और जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया। जल्द से जल्द रोहित अपनी उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां पर उसने चिराग को बोला था। वह आज गाड़ी में खुद ही ड्राइव करके गाड़ी को उस तरफ मोड़ देता है जहां उसे जाना था। गाड़ी कुछ देर ही चली थी तभी वो जल्दी से फ़ोन निकालता है और चिराग के पास फ़ोन कर देता है। कुछ टाइम बाद ही चिराग फ़ोन उठाता है और हेलो सर की आवाज़ में बोलता है। तो रोहित कहता है कि चिराग तुम जल्द से जल्द वहाँ पर सभी को लेकर पहुँचो। चिराग ओके सर कहकर फ़ोन कट कर देता है। रोहित भी अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में डाल देता है। कुछ दूर एक गाड़ी चली थी और उसके दिमाग में अनिका ही चल रही थी, क्योंकि कुछ भी काम हो अनिका के लिए ही रोहित सबसे ज़्यादा फिक्र और सोचता था। फिर बाद में उसे एहसास होता है कि गाड़ी रॉन्ग साइड चल रही है। जल्दी से जल्द रोहित जल्दी अपनी गाड़ी की जितनी स्पीड हो सकती है उतनी स्पीड करता है और अपनी साइड की तरफ आ जाता है। रोहित गाड़ी को साइड लगाकर एक सिगारा सलगाता है और एक जैसे जैसे कस लगाता है वैसे वैसे वो कुछ सोचने लग जाता है। रोहित कह रहा था कि अपने आप में ही रोहित अपने आप को ही समझा रहा था और दिलासा दे रहा था। अनिका को पहले की तरह मैं परेशान नहीं देख सकता हूँ। जो दिन और जो टाइम मैंने देखा है अनिका को, वो मैं दोबारा उसके सामने नहीं लेकर आना चाहता। जितना हो सकेगा, जितना बन सकेगा, मैं अनिका की हर एक मुसीबत को अपने पर लूँगा और उसे अपने तक ही सीमित रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो नई मुसीबत हमारे सामने आई है, यानी कि अनिका का मानना है कि हर मुसीबत अनिका के लिए इंतज़ार कर रही है, तो मैं अनिका से पहले उन मुसीबतों का सामना करूँगा और वो भी डट कर आराम से। फिर एक और कस लगाता है और फिर आगे सोचने लग जाता है कि वो टैटू और वो वहाँ पर जो सामान गिरा था वो कैसा था। फिर चुप हो जाता है और फिर मन ही मन बड़बड़ाने लग जाता है कि उस दिन अनिका ने वो सब नहीं देखा। अगर वो शायद देख लेती तो वो तभी हर सबूत इकट्ठा करने में जुट जाती। मैं चाहता हूँ कि अनिका अभी रेस्ट करे। अनिका जब तक रेस्ट करती है मैं इस केस के हर पहलू और हर कड़ी को सुलझा लूँगा। फिर जल्द से अपनी सिगार को पूरी करता है और उसे नीचे बुझाकर फेंकता है और गाड़ी में बैठकर अपने अड्डे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ टाइम बाद ही रोहित मारवा की गाड़ी वहाँ पर रुकती है। रोहित अंदर के लिए निकलता है। रोहित कुछ कदम ही आगे चला था, फिर दरवाज़ा खोलता है और दरवाजे से रोहित की एंट्री होती है। रोहित कुछ कदम आगे जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। जितने भी वहाँ पर व्यक्ति खड़े थे या बैठे थे सभी रोहित को देखकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जो किसी से बातें कर रहा था वो भी चुप होकर रोहित की तरफ देखने लग जाता है और सभी रोहित को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रोहित भी सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी चिराग उनमें से एक के साथ बातें कर रहा था, वो भी वहाँ से खड़ा होता है और रोहित के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रोहित अपनी बात को सभी के सामने रखता है और स्पष्ट रूप से सभी को एक एक चीज़ बताता है। तभी एक लड़का कहता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। रोहित कहता है दरअसल बात ऐसे है कि जो मेरी माँ आशा मारवा का जो किला है वो दिल्ली और आगरा के बीच में ही पड़ता है। तो वहाँ पर एक नदी बहती है। उस नदी में एक बच्चे की लाश मिली। वो कम से कम उस बच्चे की उम्र 6 से 8 साल की है। उसे बहुत बदतर तरीके से उसे मारा गया है। तो इसलिए मैं तुमसे ये काम देता हूँ कि उस बच्चे की मौत कैसे हुई है और क्यों हुई है, किसका बच्चा है, कहाँ से आया है, ये सब तुम्हें चीज़ों को इकट्ठा करना है। बस तुम्हारे पास अभी 4 डेज़ का टाइम है। 4 डेज़ के बाद हम दोबारा यहीं पर हमारी मीटिंग होगी। अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो चिराग को इन्फॉर्म कर सकता है। तभी सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। रोहित अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है उसके हाथ व गर्दन की थोड़ी नीचे यानी कि उसकी चेस्ट के ऊपर एक चीन बना हुआ था। वो समझ नहीं आ रहा था प्रॉपर कि वो जो टैटू था वो शेर का था या सर्प का था यानी कि सांप का था। तो मुझे
कहता है जो भी वो चीज़ है मैं उसकी पिक तुम्हें दोपहर तक तुम्हारे फ़ोन पे सेंड कर देता हूँ। उसके बाद तुम उस चीज़ को दिखाकर आसपास के एरिया में जो भी हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट है जो टैटू का काम करते हैं उनसे जाकर पूछना कि ये किसने किसी बच्चे के बॉडी पर या फिर किसी इंसान के ऊपर उसने इस तरह का चिन्ह बनाया है या नहीं। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। रोहित कहता है कि दोबारा हम यहीं पर मिलते हैं जल्द ही। सभी रोहित को हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। तभी रोहित भी उठता है और चिराग के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम बाद ही रोहित की गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकती है और रोहित जल्दी से अपने ऑफिस में चला जाता है। दूसरी तरफ अनिका सोकर उठ चुकी थी। वो तीनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके स्कूल छोड़ने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका उन्हें स्कूल में छोड़कर जैसे ही अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ती है तो वो देख पा रही थी कि उसके फ़ोन में एक टोन बजी है। अनिका देखने लगी कि ये किसका एसएमएस है। जल्दी से देखती है, वो अंजलि मामी का एसएमएस था। उसे पढ़ती है। पढ़ने के तुरंत बाद ही रोहित के पास फ़ोन मिलाती है। दूसरी तरफ से रोहित फ़ोन उठाता है। अनिका कहती है मिस्टर मारवाड़। रोहित कहता है आज तो मेरी बड़ी याद आ रही है, मैं जल्दी निकल आया था ना, इसलिए तुम्हें मैं वहाँ नहीं दिखाई दिया तो इसलिए तुमने मेरे पास फ़ोन किया। अनिका कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी रोहित कहता है चुप करो, मुझे पता है तुम अपने प्यार का इजहार मुझसे कभी नहीं करती। मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार हर टाइम करता रहता हूँ। अनिका कहती है रोहित मैंने तुम्हें कहा है ना तुम चुप हो जाओ। लेकिन रोहित था कि अपनी बातों में मगन था। फिर दोबारा अनिका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। दोबारा अपना फ़ोन रोहित मारवा के पास फ़ोन मिलाती है। रोहित मारवा फ़ोन उठाते हैं और कुछ कहने वाला था। तभी अनिका कहती है रोहित मैंने इसलिए फ़ोन मिलाया है कि मैं तुम्हारी बकवास ना सुनूं और मैं अपनी जो मेरी काम की बात है, पर्सनल बात है, मैं तुमसे वो बता सकूं। रोहित कहता है हाँ अनिका बोलो, मैं चुप होकर सुनता हूँ। क्योंकि अनिका की बात रोहित के समझ आ गई थी कि अनिका के पास कुछ तो ऐसा मैटर है जो अनिका मेरे साथ शेयर करना चाहती है और कभी वो दोबारा अब वो अपनी बात नहीं रिपीट करता। हाँ में सिर हिलाकर अनिका की बातें सुनने लग जाता है। अनिका कहती है दरअसल बात ऐसी है, अंजलि मामी के काफ़ी मैसेज और कॉल आई थी, काफ़ी दिनों से आ रही है, तो इसलिए मुझे सन मामा के घर जाना होगा और श्वेता काफ़ी परेशान उनको कर रही है, तो इसलिए मुझे उसे समझाने के लिए जाना होगा। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि बच्चों को मैं नहीं लेके आ सकती, इसलिए चाहे तो तुम सनी की हेल्प ले सकते हो या फिर चिराग को बोलकर बच्चों को घर पर ड्रॉप करा सकते हो। रोहित हाँ कर देता है और कहता है तुम बेखौफ होकर आराम से जाओ और प्लीज़ अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। अनिका कहती है कि कुछ भी। रोहित कहता है कुछ नहीं, बस मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन सकती हो और तुम समझ भी रही हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अनिका कहती है चलो देखते हैं, वैसे भी मैं शाम तक आ ही जाऊँगी। रोहित कहता है फिर ठीक है, तुम आराम से जाओ, बच्चों की तुम टेंशन मत रखो, मैं सनी को भेजकर बच्चों को घर ड्रॉप करा दूंगा। अनिका कहती है ओके बाय। इतना कहकर अनिका फ़ोन काटने वाली थी तभी कहती है मिस्टर मारवा 1 मिनट। रोहित कहता है हाँ अनिका बोलो। तभी वो कहती है कि मैं लक्ष्य के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें सागर सागवान का जो उसका मामा था, उसका भतीजा और जो भांजा है, उनके बारे में, दोनों के बारे में मुझे डिटेल चाहिए। मैं अपने आप से निकाल लूँगी, बट तुम जितना हो सके उतनी जल्दी निकलवा सकते हो तो प्लीज़ निकलवाओ, मेरी हेल्प करो, क्योंकि अंजलि मामी और जो श्वेता है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि लक्ष्य से दूरियां बनाकर ही रखें। तभी रोहित कहता है अनिका मुझे कुछ घंटों का टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अनिका कहती है कि थैंक्स रोहित। रोहित कहता है अनिका थैंक्स किस चीज़ का? अनिका कहती है नथिंग। इतना कहकर अनिका फ़ोन कट कर देती है और जल्दी से किशन मामा के घर की तरफ अपनी गाड़ी का रूट कर देती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी किशन मामा के घर के बाहर की तरफ रुकती है। दूसरी तरफ जहाँ ये सब मसला चल रहा था तो दूसरी तरफ लक्ष्य और उसका जो भाई था वो काफ़ी बैठे हुए थे, प्लानिंग कर रहे थे। तभी जो मोहन आता है, कहता है कि लक्ष्य तुमने अपना टारगेट बीच में ही छोड़ दिया। लक्ष्य कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे प्यार में पागल है, लेकिन
लेकिन शायद उसे बंदी बनाया गया है, क्योंकि मैं अब से 3 बार उनके घर जा चुका हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए नीचे तक नहीं आती। लेकिन मैं ऊपर उसके रूम में गया था, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि उसके अंदर, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। लक्ष्य की बात सुनकर अमन कहता है कि भाई थोड़ा ध्यान से। तभी मोहन आगे बीच बचाव करते हुए कहता है कि लक्ष्य जो अपना टारगेट बना लेता है या ठान लेता है, उस लक्ष्य को पाकर ही रहता है। इसलिए तो इसका नाम लक्ष्य रखा था सागर सांगवान मामा जी ने। तभी लक्ष्य हंसते हुए मिस्ट्रेस सी स्माइल देकर चेयर पर अपना पैर को एक दूसरे के ऊपर रख लेता है, आराम से चाय की सिप लगाकर पीता है और फ़ोन में बार बार श्वेता का चेहरा देखने लग जाता है, क्योंकि श्वेता का चेहरा देखकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल के साथ एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ टाइम बाद ही उसकी चाय फिनिश हो जाती है। रख कर अपना कप वो वापस एक रूम की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अनिका अपने मामा के घर पहुंच चुकी थी और अंजलि मामी नीचे ही थी और किशन मामा भी फार्मेसी जो उनकी थी वहाँ पर गए हुए थे, क्योंकि श्वेता ने अपना काम छोड़े हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, इसलिए किसी को तो वो काम संभालना था। तभी अंजलि अनिका को देखती है और काफ़ी खुश हो जाती है और अंजलि अनिका के गले लगती है और अनिका को सोफे की तरफ इशारा करती है। अनिका बैठ जाती है। अंजलि कहती है कि मैं 2 मिनट में अभी आती हूँ। तभी अनिका ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंजलि मामी अनिका के लिए कुछ गरम ठंडा लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ी थी, लेकिन अनिका से सब्र नहीं हो रहा था कि वो श्वेता से जल्द मिलना चाहती थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर जाना। थैंक यू। और मुझे ना थोड़ा सा मौसम के अकॉर्डिंग कोल्ड हो रखा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ साउंड में वो हो रहा है बोलने में, तो थोड़ा थैंक यू। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कमेंट।